तो चलिए कॉकरोच देख लेते हैं हम। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आपका चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, लास्ट ईयर एनसीईआरटी जो थी हमारे पास, उसके अंदर हम मेन एनिमल टिश्यू पढ़ने के बाद 3 ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ते थे, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग। फिर हमें पता चला कि हमें सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है, बाकी सब हमारी न्यू एनसीईआरटी ने हटा दिया है। लेकिन अभी-अभी हमें एनटीए ने कहा है कि हमें कॉकरोच को भी इम्पोर्टेंस देनी है, तो हम देंगे और इसको पढ़ेंगे। पढ़ेंगे उसी फॉर्मेट में जिससे हम लास्ट ईयर तक पढ़ते थे। पहले बाहर से देखेंगे कॉकरोच को, मॉर्फोलॉजी देखेंगे और फिर अंदर से उसको कट करके देखेंगे, डाइसेक्ट करके देखेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है? एक्सटर्नल फीचर यानी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? कलर। आपने अपने घर में कॉकरोच देखे होंगे बेटा, किस कलर के होते हैं? अक्सर हमने ब्राउन ब्लैक कलर के कॉकरोचेस देखे होते हैं। लेकिन हम ट्रॉपिकल रीजन्स में अगर इनकी वैरायटी की बात करें तो हमें ये ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी मिलते हैं। तो अब खुद सोचना, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच आपको मिलते हैं। ब्राइट रेड है, ग्रीन है, येलो है, ऐसे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कॉकरोच में। बाहर से देखने में दूसरी चीज़ मैं क्या नोटिस करूँगी? इसका साइज़। अब साइज़ के अंदर मुझे क्या बता दिया? कलर क्या है? ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाएगा। साइज़ क्या बताया हमें? 1/4 से 3 इंचेस तक, सेंटीमीटर्स में 0.6 से 7.6। कौन-सा मोस्ट कॉमन कॉकरोच आपको पढ़ना है? क्या साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, है ना? हम अर्थवर्म के लिए पढ़ते थे फेरिटिमा और कॉकरोच के लिए पढ़ते थे पेरीप्लैनेटा। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते थे। अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक ही नाम आपके पास है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अलग-अलग लिखना है, इसको कैपिटल, इसको स्मॉल, बिकॉज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम है। नॉर्मली साइज़ कितना है? 1/4 से 3 इंचेस और पेरीप्लैनेटा का एक बेसिक साइज़ एनसीईआरटी ने दे रखा है 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग। ये आपको याद रखना है। अगर मैं इस कॉकरोच के, जो हमें ऐसे दिख रहे हैं कॉकरोच अंकल, इनके अगर मैं एड्रेस की बात करूँ, तो ये किंगडम एनिमल को बिलॉन्ग करते हैं, एनिमेलिया, जिसमें हमने इनको फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, और क्लास इनकी आ जाती है इंसेक्ट। तभी तो ये हमें अलग से इस बार इंसेक्ट में मिले हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं। बाहर से आपने क्या देखा? आप कलर देख चुके हैं, आप साइज़ देख चुके हैं, आप पेरिप्लैनेटा का भी एक एवरेज साइज़ आपने देख लिया कि 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा बड़े भी ये नहीं होते, मैक्सिमम 53 मिलीमीटर लॉन्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। बिहेवियर एंड हैबिटेट। इनका बिहेवियर लिखा गया है, बताया गया है, नॉकटर्नल ओमनिवर है बेटा। रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। कभी रात को 1-2 बजे अगर तुम कोई सीरीज देख रहे हो और जाग रहे हो और किचन में जाओगे कुछ खाना खाने, तो भागते हैं इधर से उधर। तो रात को एक्टिव होते हैं। ओमनिवर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब वेजिटेशन ही खा रहे हैं, हर्बीवर है, नहीं है, ओमनिवर होते हैं। इनको डैम्प प्लेसेस के आसपास रहना पसंद है, ह्यूमिड या डैम्प प्लेसेस के आसपास रहना पसंद है। हमारे घर में है तो हमारा कुछ भला नहीं कर रहे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हमारे घरों में रहते हैं और पेस्ट का काम करते हैं, हमारा खाना कंटामिनेट करेंगे, अलग-अलग तरीके की डिसीज़ेज़ कैरी करते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ कैरी करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे ये हमारे लिए नहीं है, पेस्ट का ही काम कर रहे हैं। अब क्योंकि ये किस फाइलम को बिलॉन्ग करते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर 2 बेसिक चीज़ें जो हर आर्थ्रोपोडा के पास होती है, ये मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया हुआ है। नंबर 1, एक्सोस्केलेटन। कैसा भी आर्थ्रोपोडा हो, उसका एक्सोस्केलेटन बच्चे काइटिन का बना होता है। तो हमारे कॉकरोच का भी एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ था। हमने कहा कि इसकी बॉडी ब्लैक और ब्राउन कलर की है। एक्चुअली हमें देखने पर पता चला कि इसके ऊपर जो काइटिन की प्लेट्स बिछी हुई हैं, वो ब्लैक और ब्राउन कलर की है। तो पूरी बॉडी पे काइटिन की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, एकदम हार्ड प्लेट्स काइटिन की है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन काइटिन का है। किस फॉर्म में? प्लेट की फॉर्म में। तो काफी हार्ड है ये। इनको कहा जाता है बेटा स्लेराइड्स। क्या कहा जाता है? स्लेराइड्स। इन प्लेट को क्या कहा जाता है? स्लेराइड। स्लेराइड का नाम अलग अलग है, अलग अलग जगह। अगर मैं पीठ की बात करूं, जब कॉकरोच चलता है, जैसे अगर ये एक सरफेस है, उस सरफेस पे मेरा एक कॉकरोच चल रहा है, तो जो ऊपर से आपको दिखाई देता है वो उसकी डोर्सल साइड है। जो ये आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है बेटा, ये इसकी डोर्सल साइड है। डोर्सल साइड पे जो स्लेराइड प्रेजेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं टरगाइड्स, उन्हें हम कहते हैं टरगाइड्स। नीचे की तरफ जो हमें नहीं दिख रहा होगा, जो सरफेस की तरफ हिस्सा होगा कॉकरोच का, जो कि आप डाइसेक्शन के टाइम ही देख सकते हैं, तो अगर मैं उस हिस्से की बात करूं तो वो आ जाता है स्टर्नाइड्स। उस पे जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें कहते हैं स्टर्नाइड। हमारे पास वेंट्रल साइड पे चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम बोन, वहीं से नाम आया है स्टर्नाइड। डोर्सल साइड पे टरगाइड, वो ब्लैक और ब्राउन कलर का है। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम बोन होती है स्टर्नाइड, और लेटरल साइड भी तो है, दोनों तरफ साइड्स भी तो हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा प्लूरॉइड्स। ठीक है, तो 3 तरीके के आपके पास स्लेराइड्स प्रेजेंट है, टरगाइड्स है, स्टर्नाइड्स है और प्लूराइड्स है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो पीवाईक्यू में आई है, इसीलिए मैंने अलग से इसको इंपॉर्टेंस देकर लिख दिया, टेंशन मत लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे एकदम। एनसीईआरटी के सारी लाइंस मैंने इसमें इंक्लूड कर ली है, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं कि इन तीनों प्लेट्स को ज्वाइन किया हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऊपर प्लेट, नीचे प्लेट, साइड में प्लेट, ऐसे तो कॉकरोच चलेगा, प्लेट्स हिल जाएंगी? नहीं। ये सारी प्लेट्स आपस में एसोसिएटेड है। इनको एसोसिएट करती है एक थिन और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, क्योंकि सबको आर्टिकुलेट कर रही है, या फिर उसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड है।
ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक्सोस्केलेटन काइटिन की प्लेट्स का बना हुआ है, टर्गाइट है, स्टर्नाइट है, प्लूराइट है, और जुड़ी किससे हुई है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से। इससे पीवाईक्यू आया है, याद रखना। दूसरी चीज जो मुझे हर कॉकरोच में देखने को मिलती है एक्सोस्केलेटन के सिवा, वो है इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। हमने इनकी बॉडी देखी तो हमें पता चला इनके पास तीन हिस्से हैं बॉडी में, है ना। हम तीन वे में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, तीन डिविजन हमारे पास होते हैं। सबसे पहले इनका सिर, इनका हेड। अभी मैं सब बाहर से देख रही हूँ, मैंने कट कर कर अंदर से कुछ नहीं देखा। पहले मुझे सिर दिखाई देगा, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा बेटा, आपको सिर्फ ये आंखों वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका हेड है। एक्चुअली कॉकरोच ऐसे होता है, ठीक है, समझो, कॉकरोच ऐसे होता है और उसका हेड 90 डिग्री पर ऐसे रहता है। अब इतना लंबा हेड नहीं है, इतना अक्स है, इतनी मेरी फिंगर्स इमेजिन करो, ठीक है। तो ये कॉकरोच चल रहा है और कॉकरोच का हेड ऐसे रहता है। जब इसे डाइसेक्ट करने के लिए प्लेट पर उठाया जाता है तो ऐसे पहले फोर्सेप्स से इसका सर सीधा करते हैं, क्योंकि वो ये बॉडी है, सर ऐसा रहता है 90 डिग्री पे बॉडी से। हमें पता नहीं चल रहा होता, जब कॉकरोच चल रहा होता है हमें उसका थोरेक्स और एब्डोमेन दिखता है, हमें हेड नहीं दिखता। हेड तो उसने नीचे राइट एंगल पे रखा होता है, जो हम ऊपर करके देख सकते हैं। आपको सिर्फ हेड का इतना सा पोर्शन दिख रहा है, वो हेड ऐसा ट्रायंगुलर है और थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अगर आप इनकी बॉडी देखेंगे, बॉडी सेगमेंटेड है, आपको एक हेड दिखेगा। आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये इसका थोरेक्स है। ये इसका थोरेक्स है। थोरेक्स भी आगे तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोथोरेक्स, दूसरा होता है मीजोथोरेक्स, और फिर आता है मेटाथोरेक्स। थोरेक्स में भी तीन सेगमेंट्स होते हैं। एक प्रोथोरेक्स जिसको प्रोनोटम कहते हैं, फिर मीजोथोरेक्स आता है और फिर मेटाथोरेक्स आता है। तीन होते हैं। फिर हमारे पास ये बचा हुआ सारा का सारा हिस्सा एब्डोमेन है। एब्डोमेन है, और एब्डोमेन में हमें 10 सेगमेंट्स मिलते हैं, जिनका थैंकफुली हमें अलग अलग नाम याद करना नहीं होता, वो 10 सेगमेंट का बना। ठीक है, वापिस आते हैं। बॉडी सेगमेंटेड है, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है। हेड अकेला है। जब ये छोटी स्टेजेस में था कॉकरोच तो 6 सेगमेंट थे, पर वो फ्यूज होकर एक रह गया। एडल्ट कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो ये 6 सेगमेंट्स फ्यूज्ड हो गए, अब एक ही है। थोरेक्स आपने देखा 3 सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं। कोई आपसे पूछे एडल्ट कॉकरोच में टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, तो 10 एब्डोमेन के, 3 थोरेक्स के और एक हेड का, टोटल 14। ये हर एक चीज क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो टोटल सेगमेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि एडल्ट में बताओ, एडल्ट कॉकरोच में टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, तो याद रखिएगा 14 है। परफेक्ट है। अच्छा, एक एक करके हमें इन तीनों को पढ़ना है, हेड को भी पढ़ना है, थोरेक्स को भी पढ़ना है, एब्डोमेन को भी पढ़ना है। सबसे पहले शुरू करते हैं हेड से। हेड मैंने देखा तो ट्रायंगुलर शेप का था, बॉडी से राइट एंगल पर था, थोरेक्स से जुड़ा हुआ था। बेटा आप यहाँ पर तीन थोरेक्स देख रहे हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इस प्रोथोरेक्स का ये आगे वाला हिस्सा बहुत थोड़ा सा पोर्शन है। प्रोथोरेक्स का आगे वाला थोड़ा सा पोर्शन नेक बनाती है, ठीक है, और इसी नेक से हेड एसोसिएटेड होता है। और ये एसोसिएशन इतना फ्लेक्सिबल है कि ये अपनी नेक हर जगह घुमा सकता है। अच्छी खासी फ्लेक्सिबल नेक इसके पास प्रेजेंट होती है। परफेक्ट है। शेप कैसी, ट्रायंगुलर, बॉडी से 90 डिग्री पर है, नेक बहुत फ्लेक्सिबल है, और नेक बनी किससे है, प्रोथोरेक्स के कुछ रीजन से। प्रोथोरेक्स के इनिशियल रीजन ने नेक बनाई है, उस नेक से सिर जुड़ा हुआ है और काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। हेड में, अब हेड में आ जाओ तो हेड में क्या क्या देखने को मिलेगा। हेड में क्या होता है बेटा, कॉकरोच के हेड में क्या होगा, आंखें। हमारे पास आंखें, उसके पास भी आंखें होंगी, लेकिन कॉकरोच के पास दो तरीके की आंखें होती हैं। एक उसकी सिंपल आईज होती है, नॉर्मल आईज होती है, वन पेयर। पेयर तो होंगी ना, चाहे आपको एक तरफ से देखने में एक दिखेगी, पर वन पेयर है, यहाँ तो आपको दोनों दिख भी रही हैं अलग अलग। फिर इसके पास वन पेयर कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्पेशल तरीके की आंखें हैं, जो सिर्फ हमें कॉकरोच में देखने को मिलती है। वन पेयर नॉर्मल आईज है, वन पेयर कंपाउंड आईज है। नॉर्मल आई को कहा जाता है ओसिली। अभी आगे एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसके अंदर ये नाम दोबारा आएगा तो याद रखना। नॉर्मल आंखों को ओसिली कहा जाता है, और दूसरी आंखें इनके पास होती है कंपाउंड आईज, जो इनको नॉक्टर्न, रात में देखने में मदद करती है, नॉक्टर्नल विजन देती है। बढ़िया। फिर मैंने देखा कि सिर पे दो धागे जैसे एंटीने निकल रहे हैं, थ्रेड लाइक एंटीने, ये भी वन पेयर है। ये भी वन पेयर है। आंखों के जस्ट आगे एक सॉकेट बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, उन गड्ढों में से धागे जैसे एंटीने लिख रहे हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है दीज एंटीने अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेन लाइक सॉकेट्स इन फ्रंट ऑफ आईज। सब नोट्स में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम के अंदर इनको लिखा हुआ है फिलीफॉर्म एंटीने। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम ये फिलीफॉर्म क्या है। बेटा इसका सीधा सा मतलब है थ्रेड लाइक, धागे जैसा। धागे जैसा पतला पतला दो एंटीना, यानी वन पेयर एंटीना आंखों के आगे प्रेजेंट है। एंटीना से ये अपना एनवायरनमेंट सेंस करते हैं, आसपास क्या है उसको सेंस करते हैं। बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि ये अपने एंटीना से आ, आ, उसको अर्थक्वेक को सेंस कर लेते हैं, भूकंप को सेंस कर लेते हैं। इन्हें हमसे पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, तो ये अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं इस एंटीना से। तो हेड में मुझे आंखें दिख रही है, हेड में मुझे एंटीना दिख रहा है, हमारे पास नहीं है, इनके पास है। और हमारे हेड वाले रीजन में क्या है, माउथ, इनके पास भी माउथ।
तो इनके पास कैसा माउथ आता है? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा? थ्रेड लाइक एंटीना है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के इनके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है। क्योंकि अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग माउथ पार्ट मिलते हैं, किसी में सकिंग टाइप का है, किसी में लैपिंग टाइप का है, इनके पास बाइटिंग और चूइंग टाइप का है। ये बाइट करेंगे, च्यू करेंगे, पूरे माउथ पार्ट्स इनके पास प्रेजेंट है जो हमें पढ़ने होते हैं। तो क्या क्या दिख रहा है मुझे हेड के अंदर? ये आपको हेड ही दिखाया हुआ है एनसीईआरटी का डायग्राम में, वो हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने ले लिया। आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इनकी सिंपल आइज, ये देखिए सिंपल आइज जो इनको एकदम नॉर्मल विजन देती हैं। नाम दे रखा है ऑसिलस, ऑसिलस सिंगुलर है, ऑसिलाई प्लूरल है, इसलिए मैंने ऑसिलाई लिखा था। ये जो छोटी सी यहाँ पर आंख दिख रही है ये इनकी नॉर्मल आंख है, लेकिन जो ये बड़ी वाली आंख दिख रही है ये इनकी कंपाउंड आइज होती है। कंपाउंड आइज भी वन पेयर होती है, नॉर्मल आइज भी वन पेयर होती है। कंपाउंड आइज इनके सिर के डोर्सल हिस्से पर होती हैं, डोर्सल सर्फेस ऑफ हेड। कंपाउंड आइज के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। उनसे उन छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है ओमेटिडिया। सेगमेंट नहीं कहेंगे, छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट है, उन यूनिट्स को कहा जाता है ओमेटिडिया। और कितनी? एक आंख में 2000, इधर भी 2000 है, इधर भी 2000 है, दोनों कंपाउंड आइज में। इस आंख में भी 2000 टुकड़े हैं, इसमें भी 2000 टुकड़े हैं। और वो शेप कैसी है? हेक्सागोनल, ऐसी जैसे बेंजीन की नहीं होती, हेक्सागोनल। तो ऐसे बेटा पता नहीं कितने ही ओमेटिडिया इनकी आंखों में प्रेजेंट है। इसीलिए, और आप ये सोचो, ये हर एक हेक्सागोनल ओमेटिडिया में एक इमेज बनती है। तो जब आप खड़े हो ना कॉकरोच के सामने, तो कॉकरोच अपनी इस आंख पे आपकी 2000 इमेजेस बना रहा है, और इस आंख में भी 2000 इमेजेस बना रहा है। तो उसको कैसा दिखता होगा? इस विजन को कहते हैं मोज़ैक विजन। इस विजन को कहते हैं मोज़ेक विजन, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी 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 इमेजेस बन रही हो। और ऐसा विजन कंपाउंड आई की वजह से आता है। नॉर्मल आई से नॉर्मल विजन आएगा सिंपल आई से, लेकिन कंपाउंड आई में मोज़ैक विजन आता है क्योंकि 2000 इमेजेस बन रही हैं, सेवरल इमेजेस बन रही हैं। अब इतनी सारी इमेजेस बनने की वजह से क्या होता है? क्योंकि उसको एक एक चीज अच्छे से पता लग रही है, इतनी सारी वो इमेजेस आपकी बना रहा है, आप इतनी सी पैर की उंगली भी हिलाएंगे ना उसको पता चल जाएगा। बहुत सेंसिटिव है कंपाउंड आई, मोर सेंसिटिविटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जूम करके देख पा रहा है। क्वालिटी अच्छी नहीं है, रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, पर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। 2000 इमेजेस बनने की वजह से सेंसिटिविटी ज्यादा है, रेजोल्यूशन कम है। याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसी की वजह से, इसी मोज़ैक विजन की वजह से वो रात में भी देख पाता है, तो इट प्रोवाइड्स नॉकटर्नल विजन। कितने ओमेटिडिया है? 2000। कंपाउंड आई बेटा अच्छे से आपको याद रखनी है। तो मैंने हेड में कंपाउंड आई देख ली, नॉकटर्नल विजन, मोज़ैक विजन, 2000 ओमेटिडिया मुझे देखने को मिलता है, हेड पे है। नॉर्मल आई, नॉर्मल विजन। एंटीना क्या है? आईज के आगे, इन फ्रंट ऑफ आईज एक मेम्ब्रेनस सॉकेट है, उस सॉकेट में से निकल रहा है। इसका काम क्या है? एनवायरमेंट को मॉनिटरिंग करने में मदद करता है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। और लास्टली आ रहे हैं माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स कैसे हैं? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के, जिसका भी डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। हमारा माउथ और इनका माउथ कंपेयर करते चलना, इजी हो जाएगा याद करना। हमारे पास अपर लिप, इनके पास अपर लिप। इनकी अपर लिप को बोलते हैं बेटा लेब्रम, लेब्रम, ठीक है। बनाया भी उस तरीके से हुआ है, ऊपर की तरफ अपर लिप, नीचे की तरफ लोअर लिप। हमारे पास लोअर लिप, इनके पास लोअर लिप। इनकी लोअर लिप को कहेंगे लेबियम। दोबारा देखो, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम। हमारे पास अपर जो लोअर जो है, तो इनके पास भी अपर जो लोअर जो है। हम हालांकि मैक्सिला मैंडिबल, हम मैंडिबल लोअर जो में पढ़ते हैं, तो ऐसा मत याद रखना क्या अपर है क्या लोअर है जोज में। पर हाँ, इनके पास जोज हैं जो ग्राइंडिंग में मदद करेंगी। वो है इनके पास मैंडिबल और मैक्सिला। मैंडिबल कितनी है? ये देखो 1 पेयर, 2 दिखाई दे रही है। मैक्सिला कितनी है? ये देखो 1 पेयर, आपको 2 दिखाई देंगी। तो आपके पास एक पेयर जो ये रही मैंडिबल, दूसरी पेयर जो ये रही मैक्सिला। और इनका काम है ग्राइंडिंग, ऑफ कोर्स जोस का काम है ग्राइंडिंग, तभी तो इनका जो फूड, जो माउथ पार्ट है उसे बाइटिंग एंड चूइंग टाइप कहते हैं। फिर इस पूरे सिस्टम के बीच में हमारे पास टंग है, इनके पास भी टंग है। इनकी टंग को कहा जाता है हाइपोफेरिंक्स। क्या लिखती है एनसीईआरटी? इट इज अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब लाइक स्ट्रक्चर। बीच में एक फ्लेक्सिबल सा लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, और वो इनके अंदर टंग का काम करता है। ईजी है, आपसे रिलेट करो तो बहुत ईजी लगेगा। ये इनके माउथ पार्ट्स हैं। एक लेब्रम है, एक ही लेबियम है। एक अपर लिप है, एक ही लोअर लिप है, जो कि इनका लेब्रम और लेबियम होता है 1 and 1। जोज लेकिन पेयर में है। मैंडिबल भी 1 पेयर है, याद रखना, एक ये रहा एक ये रहा। मैक्सिला भी 1 पेयर है, एक ये रहा एक ये रहा। बीच में एक फ्लेक्सिबल फोल्ड है जिसे आप कहेंगे हाइपोफेरिंक्स, जो कि इनकी है टंग। तो आपने माउथ पार्ट्स भी कर ली, सिर में मिलने वाली सारी चीजें आपने कर ली। 6 सेगमेंट थे, फ्यूज होकर एडल्ट में एक ही रह चुका है, हेड खत्म। हेड के बाद हम एंट्री लेंगे किस पे? थोरेक्स पे। थोरेक्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि थोरेक्स वाले सेगमेंट में हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है। थोरेक्स वाले सेगमेंट में फिर से 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। हमारे पास है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स को और किस नाम से जानते हैं? प्रोनोटम के नाम से जानते हैं, आपने देखा था। उसके नीचे आपको मीजोथोरेक्स मिलेगा और उसके नीचे आपको मेटाथोरेक्स मिलेगा।
अब क्योंकि ये इंसेक्ट है बेटा, इंसेक्ट को कहा जाता है हेक्सापोडा, ये भी मैं एनिमल किंगडम में बताती हूँ। इंसेक्ट को कहते हैं हेक्सापोडा, मतलब 6 पैर है, हेक्सा इज 6, पोडा इज पैर, तो उनके पास 6 पैर है। 6 मतलब 3 पेयर, राइट। तो इनके अंदर बेटा 3 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं। कितने वॉकिंग लेग्स होते हैं? 3 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं, ठीक है, हेक्सापोडा है ना। तो 3 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं और हर थोरेक्स से एक पेयर निकलता है। ईच सेगमेंट बेयर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। मैंने एनसीईआरटी की कोई लाइन भी मिस नहीं करी है, वो भी नोट्स के अंदर ले ली है। देखिए जरा यहाँ पे, ये एक पैर, दूसरा इस तरफ आपको दिखाई नहीं देगा, 1 पेयर। दिस इज सेकेंड पेयर, एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ होगा। दिस इज थर्ड पेयर, तो 3 पेयर है बेटा। इन्होंने आपको दिखाया है, ये एक प्रोथोरेक्स से आ रहा है, ये वाला मेटाथोरेक्स से आ रहा है, मीजोथोरेक्स से आ रहा है, और ये वाला मेटाथोरेक्स से आ रहा है। यहाँ लिखा भी है, सबसे पहले वाला आपके पास प्रोथोरेसिक लेग, बिकॉज वो प्रोथोरेक्स से आ रहा है। दूसरे वाला आपके पास मीजोथोरेसिक लेग, बिकॉज वो मीजोथोरेक्स से आ रहा है। और लास्ट वाला आपके पास मेटाथोरेसिक लेग, क्योंकि वो मेटाथोरेक्स से आ रहा है। तो हर सेगमेंट के पास एक पेयर है, ठीक है, लेग्स कंप्लीट। उसके बाद आते हैं इनके विंग्स पे। क्या कॉकरोच उड़ सकता है? जी हाँ, आपने देखा होगा कभी ना कभी उड़ते हुए, नहीं देखा होगा तो देख लेना, थोड़ा सा उड़ सकता है। बर्ड्स की तरह नहीं उड़ता, पर हाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकता है, छोटी सी फ्लाइट इसकी होती है। फ्लाइट के लिए इसको विंग्स चाहिए, तो इसके पास विंग्स प्रेजेंट है। क्या मैम हर थोरेक्स से एक एक विंग्स आ रहे हैं? नहीं बेटा, 2 पेयर विंग्स होते हैं। पैर कितने हैं? 3 पेयर। वॉकिंग लेग्स कितने होते हैं इनके पास? 3 पेयर। पर विंग्स कितने होते हैं? 2 पेयर। विंग्स कितने होते हैं इनके पास? 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से आ रहे हैं, प्रोथोरैक्स से नहीं आता। पहले पेयर ऑफ विंग्स को कहते हैं फोर विंग्स। फोर विंग्स को कहा जाता है मीजोथोरैसिक विंग्स। दूसरे पेयर विंग्स जो है उनको कहा जाता है हाइंड विंग्स, और हाइंड विंग्स को कहा जाता है मेटाथोरैसिक विंग्स। हाइंड विंग्स को कहा जाता है मेटाथोरैसिक विंग्स। ऑफ कोर्स एक मीजोथोरैक्स से आ रहे हैं, दूसरे मेटाथोरैक्स से आ रहे हैं। एक फोर विंग्स है, दूसरे हाइंड विंग्स है। जो पहले वाले विंग होते हैं, जो फोर विंग होते हैं बेटा, वो कोई काम नहीं कर रहे, एकदम बस नाम के वहां पर रखे हुए हैं। इन्हें हम कहते हैं फोल्स विंग्स, इन्हें हम कहते हैं फोल्स विंग्स। इन्हें टेगमीना भी कहा जाता है ना, इन्हें टेगमीना भी कहा जाता है, इन्हें फोल्स विंग्स भी कहा जाता है। इनका काम सिर्फ इतना है कि जब ये कॉकरोच उड़ नहीं रहा, जब ये पंख इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है, इस तरीके से प्रेजेंट है, बॉडी के पैरेलल है, बॉडी के राइट एंगल पे नहीं है। जब कॉकरोच उड़ेगा, फ्लाइट करेगा, तो विंग्स राइट एंगल पे चले जाएंगे। लेकिन जब कॉकरोच नहीं फ्लाइट कर रहा, तब ये बॉडी के पैरेलल है ना बेटा। तब ये जो ऊपर वाले फोर विंग्स हैं, ये नीचे वाले हाइंड विंग्स को कवर करके प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और मेल में तो ये इतने लंबे होते हैं कि एब्डोमेन से भी लंबे हैं, एब्डोमेन से भी बड़े विंग्स इनके पास प्रेजेंट है। नाम क्या है? फॉल्स विंग्स, या फिर कहेंगे टेगमीना। उड़ने में कोई मदद नहीं करे, तभी तो इनको फॉल्स विंग्स कहते हैं। इनके जस्ट नीचे आपको मिलेंगे हाइंड विंग्स, है ना, टेगमीना थे, टेगमीना के जस्ट नीचे मिलेंगे हाइंड विंग। हाइंड विंग आ रहे थे मेटाथोरेक्स से। ये होते हैं बेटा ट्रू विंग्स, इन्हें हम ट्रू विंग्स कहते हैं, और एक्चुअली इन्हीं की मदद से फ्लाइट करेगा आपका कॉकरोच। कलर का डिफरेंस अगर देखोगे, तो जो ऊपर वाला विंग्स है, ऊपर वाले विंग है, वो डार्क है, ओपेक है और लेदरी है, और जो हाइंड विंग्स है वो ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस वाले जो हाइंड विंग्स हैं, ये उड़ने में मदद कर रहे हैं, और ऊपर वाले डार्क हैं, ओपेक हैं, और उनका काम सिर्फ नीचे वालों को कवर करके रखने का। परफेक्ट है। तो ये चीजें मैंने देखी थोरेक्स में। मेजर चीज आपको क्या क्या फोकस करना है? पैर मिल रहे हैं 3 पेयर, और 2 पेयर मिल रहे हैं विंग्स। इसी प्रोथोरेक्स का ऊपर की तरफ एक छोटा सा एक्सटेंशन है, जिसको हम कहते हैं नेक, और ये नेक से जाकर हेड जुड़ता है, हमने पहले भी देखी। तो आपने हेड कंप्लीट कर लिया, जिसमें आंखें, एंटेना और माउथ पार्ट्स था। आपने थोरेक्स देख लिया, जिसमें प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स था। और लास्टली आपके पास आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन के बारे में एक बात याद रखना कि इसके अंदर 10 सेगमेंट होते हैं। फीमेल के एब्डोमेन और मेल के एब्डोमेन में कुछ कुछ फर्क होता है, जो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब आप पढ़ोगे तब भी क्लियर होगा, बट मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये इंटरनली बताया हुआ है, एक्सटर्नली नहीं है। ये एक्सटर्नली नहीं है, याद रखना। अगर मैं बात करूं फीमेल की, बेटा फीमेल और मेल कॉकरोच अलग अलग दिखता है, बढ़िया से, बहुत शानदार तरीके से दोनों अलग अलग दिखते हैं। आप बाहर से भी देख के बता सकते हैं कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है। कैसे? दोनों मेल और फीमेल कॉकरोच के 10th सेगमेंट पर, चाहे वो मेल कॉकरोच है चाहे वो फीमेल कॉकरोच है, उन दोनों के 10th सेगमेंट पर एक जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है एनल सर्काई। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, दिस इज एनल सर्काई। ये आपको एनल सर्काई दिख रहा है बेटा। ये पूरा का पूरा थॉरेक्स खत्म होने के बाद ना एब्डोमेन है। अच्छा, इस ना फोर विंग और हाइंड विंग से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इन्होंने जो फोर विंग बना रखे हैं ना, वो प्रोथोरेक्स से बना रखे हैं। तो ये मत सोचना कि प्रोथोरेक्स से आते हैं, नहीं बेटा, ये एक मीजोथोरेक्स से आता है, दूसरा मेटाथोरेक्स से आता है, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना।
दूसरी बात, आपको ये सारे के सारे 10 सेगमेंट एब्डोमेन में दिखाई देंगे। एब्डोमेन में सबसे लास्ट एकदम 10th सेगमेंट पर ये ऐसे छोटा-सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको धागे जैसा, ये जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एनल सर्काई। ये एनल सर्काई आपको मेल में भी मिलता है, ये फीमेल में भी मिलता है। तो मैम अलग कैसे हुआ? फ़र्क कैसे पता चलेगा? फ़र्क ऐसे पता चलेगा बेटा कि मेल में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में आया है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट बार ये रिपीट हो रहा है। तो अगर वो कुछ पूछना चाहेंगे ना इस तरीके से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्या फ़र्क है कि मेल थोड़ा-सा स्टाइल ज़्यादा मारते हैं। तो मेल के पास उसी 10 सेगमेंट में इसी एनल सर्काई के सिवा एक और स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होता है जिसे हम कहते हैं एनल स्टाइल। वो भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर छोटा-सा प्रेज़ेंट होता है, पर ये सिर्फ़ मेल में है, ये फीमेल में नहीं है। देखो, एनल सर्काई दोनों में है पर स्टाइल सिर्फ़ मेल में है, ओनली मेल में, याद रखना बहुत सारे पीवाईक्यू आते हैं। अब अगर मैं एब्डोमेन कट कर कर अंदर लेकर जाऊँ आपको, तो बेटा मेल और फीमेल के पास अपना-अपना जेनाइटल पाउच होता है। फीमेल में उसको आप जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच बोलते हो, मेल में उसे जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेंबर बोलते हो। देखो, पाउच और चेंबर एक ही बात है, फीमेल में उसको ब्रूड भी बोलते हैं, है ना? बिकॉज़ फीमेल के अंदर फर्टिलाइज़ेशन हो रहा है। तो ब्रूड या जेनाइटल पाउच हो गया, इधर भी जेनाइटल पाउच या चेंबर आ गया, एनसीईआरटी की वर्डिंग मैंने लिखी हुई है। फीमेल के अंदर जेनाइटल पाउच बनाने के लिए देखो, अब यहाँ पर हालांकि एक्सटर्नल जेनिटिलिया यूज होगा, इंटरनली मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। हालांकि हम जब जेनाइटल पाउच की बात करते हैं तो हम मेजरली एक्सटर्नल जेनिटेलिया की ही बात कर रहे हैं। अभी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। आप इसी फीमेल के अंदर बात करोगे तो फीमेल के पास एक गोनोपोर होगा ना, फीमेल के पास अपना खुद का एक गोनोपोर होगा। आगे जाएंगे, आगे जाकर इन चीजों को दिखाऊंगी तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फीमेल के पास अपना एक गोनोपोर होता है, एक स्पर्मेथिकल पोर होता है और एक कोलेट्रल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। वो तीनों मिलकर इसका जेनाइटल पाउच बनाते हैं, तीनों मिलकर उसका जेनाइटल पाउच बनाते हैं। वहीं मेल में बात करूं तो मेल के पास अपना डोर्सल साइड पर एनस प्रेजेंट है, उसके पास खुद का गोनोपोर प्रेजेंट है, उसके पास भी तो गोनोपोर है स्पर्म्स को इजैक्यूलेट करने के लिए। और मेल के पास खुद का एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी होता है, गोनापोफाइसिस नाम का। वो तीनों मिलकर मेल का जेनाइटल पाउच बना। अभी आप आगे याद करोगे, लेकिन यहां आपको क्या याद रखना है कि फीमेल के अंदर उसका 7th स्टर्नम, आगे की तरफ वाला जो स्लेराइट है, 7th स्टर्नम, और 8th और 9th भी स्टर्ना, उसका 7th स्टर्नम बोर्ड शेप का हो चुका है, और 8th और 9th स्टर्ना ये तीनों मिलकर उसका जेनाइटल पाउच बना, थोड़ा सा ऊपर। मेल के अंदर जेनाइटल पाउच बहुत नीचे जाता है एब्डोमेन में, 9th के बाद, 7 8 की तो नाम ही नहीं, 9 के बाद शुरू होगा। तो उसके अंदर उसका 9th का स्टर्नम और 9th और 10th का टर्गा, मतलब वो बहुत नीचे जा रहा है, आपको पोजीशन याद रखनी है। मेल में जो जेनाइटल पाउच है वो बहुत नीचे एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, 9th की तरफ का स्टर्नम और 9th और 10th का टर्गा उसका पाउच बनाता है। फीमेल के अंदर 7th 8th और 9th का स्टर्ना, ये नाम, ये पोजीशन याद रखनी बहुत जरूरी है। दोनों में जेनाइटल पाउच है, फीमेल का कहा 7th 8th और 9th स्टर्ना, मेल में कहा 9th स्टर्ना और 9th और 10th टर्गा, वो इनके अंदर बना। सरकाएँ दोनों में है पर स्टाइल सिर्फ मेल में है, ये याद रखना। और मॉर्फोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई, हम एंट्री ले सकते हैं कहाँ, एनाटॉमी में। अब मैंने क्या किया, कॉकरोच को ऐसे लेटाया है पूरा, उसके पंख वंख काट दिए, एंटेना काट दिए ताकि वो हिल ना सके बिल्कुल भी, पूरा पिन कर दिया उसको, और उसके अंदर छोटा सा स्केल्पेल से कट लगाया ताकि मैं उसको खोल के उसका डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल सकूं। तो अब हम एक एक करके सिस्टम्स देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे आप, सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे, नर्वस सिस्टम देखोगे। जैसे हमारे अंदर मिलते हैं वैसे इनके अंदर मिलते हैं, और बहुत सिंपल है। शुरुआत किससे करेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है। आप खाना खाते हो माउथ से, इनके पास माउथ है, इनके पास भी पूरा जो है माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, बाइटिंग और चूइंग टाइप के। हम जब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनके पास आती है फोर गट, इनके पास आती है मिड गट, और इनके पास आती है हाइंड गट। सबसे पहले खाना खाया, कहाँ खाया, मुंह से खाया, तो माउथ से खाया होगा। हमारा भी खाना माउथ से कहाँ एंटर करता है, फेरिंग्स में। तो इनके पास भी यहाँ पर फेरिंग्स है जहां पर खाना एंटर करेगा। हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स है, इनके पास भी आप देख सकते हैं बच्चे, सेलिवरी ग्लैंड्स है, और सेलिवरी जूस को स्टोर करने के लिए सेलिवरी रिजर्वोयर भी है। हमारा खाना फेरिंग से कहाँ आता है, ईसोफेगस में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास भी ईसोफेगस है, सेम ईसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस से हमारा खाना जाता है, यहाँ पर हमारे पास स्टमक है, स्टमक के अंदर खाना जाता है, कुछ घंटे स्टोर होता है। इनके अंदर भी फूड को स्टोर करने का काम इनका स्टमक करता है, जिसका नाम बोला जाता है क्रॉप। ये जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा हो गया बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस की ट्यूब के बाद ये हिस्सा जो खाने को स्टोर करेगा, जस्ट लाइक आवर स्टमक, इनके पास क्रॉप प्रेजेंट है। वहां तक हमारे जैसे है, ये माउथ हुआ, फेरिंग्स आया, ईसोफेगस आया, सलाइवा सेलिवरी ग्लैंड्स आया, स्टमक की जगह क्रॉप आया, सेम था। इनके पास उस स्टमक वाले हिस्से के बाद, यानी क्रॉप के बाद, इनके पास एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहे हो येलो कलर का, इतना सा बेटा, इसको बोलते हैं गिजर्ड। ये इनका स्पेशल फीचर है।
कैसे? ये हिस्सा भी खाने की ग्राइंडिंग करता है। माउथ में कुछ बाइटिंग हुई, बाकी ग्राइंडिंग गिज़र्ड करता है। गिज़र्ड के पास दांत होते हैं, टीथ होते हैं, ठीक है? गिज़र्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। गिज़र्ड का दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस। गिज़र्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ सर्कुलर मसल है, अंदर की तरफ क्यूटिकल की लाइनिंग है। उस क्यूटिकल की लाइनिंग के अंदर 6 काइटिन की प्लेट हैं जो टीथ की तरह बिहेव करती हैं और फूड को ग्राइंड करने में मदद करती हैं। पूरे के पूरे फोरगट पे क्यूटिकल की लाइनिंग होती है, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है? फोरगट गिजर्ड पे खत्म हो जाता है, तभी तो हम फोरगट क्या कहते हैं, माउथ से शुरू होकर गिजर्ड तक फोरगट खत्म। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप और गिजर्ड। क्रोप स्टोरेज का काम करेगा, गिजर्ड ग्राइंडिंग का काम करेगा, क्योंकि उसके पास काइटिन के बने हुए टीथ है। ये क्रोप और गिजर्ड दो ऐसे अलग से ऑर्गन हैं जो हमने हमारी बॉडी में नहीं देखे थे, पर ये डिफरेंट से ऑर्गन कॉकरोच में है और बर्ड में है। क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से दो स्पेशल ऑर्गन हैं जो कि एक नॉन कोडेट और एक कोडेट में सेम है, तो क्रोप और गिजर्ड। क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से दो ऑर्गन हैं जो कॉकरोच और बर्ड में सेम है, तो आंसर आता है क्रोप और गिजर्ड। क्वेश्चन आता है, क्रोप और गिजर्ड कौन से दो एनिमल्स में हमको देखने को मिलते हैं, तो कॉकरोच में और बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। तो ये रिलेटिबिलिटी है, आप याद रखिएगा। दोनों के अंदर, दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बर्ड्स वाली क्लास में भी और कॉकरोच में भी आपको क्रोप और गिजर्ड देखने को मिलता है। फोरगट खत्म। गिजर्ड के बाद आप ये छोटी सी येलो सी ट्यूब देख रहे हैं, बस इतनी सी, जो इस तरीके से घूमी हुई है, इसको बोलते हैं मिडगट। मिडगट के अंदर कोई अलग से आपको ऑर्गन नहीं याद रखना, बस ये आपका मिडगट है, इतना सा जो घूमा हुआ था, ठीक है? मिडगट खत्म होती है, आपको ये वाली ट्यूब दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले ये पतला सा पोर्शन दिखाई देगा, इसे कहते हैं इलियम। इलियम के बाद आता है कोलोन, और कोलोन के बाद स्टूल को स्टोर करने के लिए रेक्टम। रेक्टम ओपन करेगा एनस से बॉडी के बाहर। डोर्सल एनस इनके पास भी प्रेजेंट होता है, और बॉडी के बाहर। तो हाइंड गट में आपको 3 चीजें दिखाई दी, इलियम, कोलोन और रेक्टम। और रेक्टम फिर एनस से बॉडी के बाहर। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। आप खुद देख लीजिए, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है, ये थोड़ा सा पतला है। मिड गट उतना ब्रॉड नहीं है जितना हाइंड गट होता है। 3 हिस्से हैं, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। मुंह से लेकर गिजट तक फोर गट है, फिर एक ट्यूब है मिड गट की, और इलियम, कोलन, रेक्टम ने हाइंड गट बनाया। अभी आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया कि खाना डाइजेस्ट होगा, ग्राइंड होगा, और फिर रेक्टम एनस के थ्रू बाहर। अब आपको 2 चीजें दिख रही होंगी बेटा, जहां फोरगट खत्म होता है और मिडगट शुरू होता है, उस जंक्शन पर आपको ये इस तरीके से ट्यूब दिख रही होंगी, जो एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से बंद है। इन्हें कहते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। और वहीं जहां मिडगट खत्म हुआ और हाइंड गट शुरू हुआ, वहां आपको फिलामेंटस धागे जैसी ट्यूब्यूल्स दिख रही होगी। जो पहले आपको फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर ट्यूब मिली थी, उसका नाम होता है बेटा हिपैटिक सीके। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे लिखा हुआ है, डोंट वरी। एंड सिमिलरली, जो आपको मिड गट खत्म होने और हाइंड गट शुरू होने पर धागे धागे से मिल रहे थे, ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल है। ये तो हम एनिमल किंगडम में पढ़ के आए हैं कि इंसेक्ट की एक्सक्रीशन में मदद करेंगे। 2 चीजें हम पढ़ के आते हैं वहां पे, कि ट्रैकिया रेस्पिरेशन में मदद करता है और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में। ये हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ लेते हैं। किनके लिए बात करें? इंसेक्ट के लिए बात करें, ठीक है? देख लेते हैं बेटा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें आई थी, एक सीके आए थे, एक मेल्फिजियन ट्यूब्यूल आई थी। सीके कहाँ मिलते हैं? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहाँ मिलती है? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। हिपैटिक सीके को गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं, याद रखिएगा। हिपैटिक सीके को गैस्ट्रिक सीके भी बोलते हैं, ठीक है? गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं। इनका नंबर कम है, ये 6 से लेकर 8 ज्यादा से ज्यादा, इतनी ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं बस। लेकिन जो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर धागे धागे मिल रहे थे, वो 100 से 150 है। 100 से 125 येलो कलर के थिन फिलामेंटस धागे जैसी ट्यूब्यूल्स है। पहला फर्क आपको मिला। पहला फर्क क्या था? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे। ये कितनी होती है? 6 से 8। ये कितनी होती है? 100 से 125 येलो कलर की धागे जैसी ट्यूब्यूल है। सीके का क्या काम है? डाइजेस्टिव जूस बनाना, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, डाइजेशन में मदद करना कुल मिला के। तो मैक्सिमम डाइजेशन भी वो वहां पर करा देता है, क्योंकि जूस सिक्रीट कर रहा है। और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का काम है एक्सक्रीशन करवाना, कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बना है ना, तो बॉडी के अंदर यहाँ पर ब्लड के नाम पे हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, तो जो भी उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बना होगा, वो जाएगा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल पे। मेल्फिजियन उस सारे के सारे वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और फिर यूरिक एसिड बॉडी के बाहर जाएगा, ठीक है? यूरिक एसिड फिर आपकी बॉडी के बाहर चला जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, जो कि हो गया खत्म। दूसरा सिस्टम हमने कॉकरोच में देखा, विच इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब आर्थ्रोपोडा पढ़ते हो तो इतना तो पता है कि ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है।
ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ब्लड वेसल्स तो इनके अंदर है नहीं, यानी ब्लड पतली पतली ट्यूब्स में नहीं सर्कुलेट कर रहा होगा, ब्लड सीधा इनकी ओपन कैविटी में होगा, ब्लड ओपन स्पेस में होगा। इनके अंदर जो ओपन स्पेस होता है उसे कहते हैं हीमोसील। ठीक है, इनके ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ, ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ। हमारे ब्लड में रेड कलर का हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, इनके पास नहीं होता। इनके पास प्लाज्मा है और प्लाज्मा में कुछ ब्लड सेल्स हैं जिन्हें हम हीमोसाइट कहते हैं, पर पिगमेंट नहीं है, ये कलरलेस है। इनके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है, इसलिए इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं और वो कलरलेस है। और क्या कोई ट्यूब है? ट्यूब तो है नहीं, बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है, सीधा कैविटी में जा रहा है, उस कैविटी को हीमोसील कहते हैं। जितने भी ऑर्गन्स है उस कैविटी में वो नहा रहे हैं ब्लड में, क्योंकि कोई पाइप कोई ट्यूब कुछ नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्या इनके पास दिल है, हार्ट है? बिल्कुल इनके पास हार्ट प्रेजेंट है। अगर किसी नॉन कॉर्डेट के पास हार्ट होता है तो वो डोर्सल होता है, तो इनका भी हार्ट डोर्सल है। देखिए मिड डोर्सल लाइन, अब ये तो हम एनिमल किंगडम में ही पढ़ लेते हैं कि हमारा दिल सामने की तरफ धड़कता है, वेंट्रल साइड। नॉन कॉर्डेट के पास अगर दिल है या हार्ट है तो वो डोर्सल साइड, तो इनके भी मिड डोर्सल लाइन पे दिल है। हमारा दिल कितना, इतना सा हमारे मुट्ठी के साइज का, कभी 2 चेम्बर है, कभी 3 चेम्बर है ना, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, उतना ही हम लोग पढ़ते हैं कि 2 3 या 4 चेम्बर। इनका हार्ट होता है बेटा 13 चेम्बर्ड हार्ट। इतनी लंबी ट्यूब होती है मस्क्यूलर, क्योंकि मस्क्यूलर तो होगी, उसको पंप करना है ना, तो लंबी सी मस्क्यूलर ट्यूब होगी डोर्सल साइड पे, थोरेक्स से शुरू कर कर एब्डोमेन कवर करती है। थोरेक्स प्लस एब्डोमेन पे देख लो आप यहाँ पे, थोरेक्स प्लस एब्डोमेन पे, तो थोरेक्स प्लस एब्डोमेन पे आई हुई डोर्सल साइड पे लंबी सी मस्क्यूलर ट्यूब है जिसमें 13 चेम्बर है। और इनके चेम्बर हमारी तरह ऐसे नहीं दिख रहे कि जी ये ऑरिकल है ये वेंट्रिकल है, नहीं, इनके चेम्बर भी ऐसे जैसे कोई फनल हो। तो क्या शेप है चेम्बर की? फनल शेप। क्या शेप है चेम्बर की? फनल शेप। ठीक है, अच्छा। इस दर हार्ट के दोनों तरफ आपको एलईडी मसल्स मिलेंगी, ये इनकी स्पेशल मसल्स हैं जो कि कॉकरोच के अंदर ही प्रेजेंट है। हार्ट कितने थे? 13 चेम्बर्ड, यानी 13 चेम्बर्स में हार्ट है हमारे पास। और मसल्स कितनी है? 12 पेयर। याद रखना, दो के बीच में एक, एक कम होती है, और इस तरफ भी है इस तरफ भी है, बोथ साइड्स है, इसलिए पेयर है। ये पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस कर देते हैं। ठीक है, दिल है डोर्सल साइड पे, मस्कुलर ट्यूब है, 13 चेम्बर है, फनल शेप है, 12 पेयर एलरी मसल्स इनके पास प्रेजेंट होती हैं। इस चेम्बर्ड हार्ट में, इस फनल शेप चेम्बर के दोनों तरफ पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओस्टिया। ठीक है, ओस्टिया हमने स्पंजस में भी पढ़ा था एनिमल किंगडम में, पोरीफेरा के अंदर। तो यहाँ पर भी पोर है, यहाँ पर भी पोर है, जिसे हम कहेंगे ओस्टिया। बॉडी कैविटी को क्या कहते हो? हीमोसील। इन्हीं ओस्टिया से जो है ब्लड इस हीमोसील से चेम्बर के अंदर आएगा, और फाइनली यहीं से जो है बाहर एंटीरियर मसल से बाहर आ जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ब्लड बॉडी से हार्ट में अगर उसको एंट्री लेनी है साइनसेस से, तो वो ओस्टिया के थ्रू ही एंट्री लेता है और फिर हार्ट से एग्जिट भी ले लेता है। कुछ नया इसके अंदर नहीं था, बस 13 चेम्बर, 12 पेयर मसल्स और ओस्टिया याद रखना, काम खत्म। ठीक है, डोर्सल हार्ट होता है, आपको वैसे भी याद रह जाएगा। आगे आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी हम पढ़कर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि इनके पास ट्रैकिया है। देखो मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ बेटा, ये कॉकरोच है। ठीक है, अब इस कॉकरोच के अंदर क्या है, ये बाहर ओपनिंग होती है ना, मतलब इनके पास इस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि देखो अब मुंह से तो सांस ले नहीं रहे हैं, ऐसे नाक जैसा कुछ इनके पास अलग से है नहीं, तो बाहर से एयर बॉडी में एंट्री करवाने के लिए कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पायरिकल, जिन्हें हम कहते हैं स्पायरिकल। ये होते हैं 10 पेयर, 10 पेयर यानी इस साइड भी 10 है, इस साइड भी 10 है, थोरेक्स प्लस एब्डोमेन को मिला के। हेड हेड तो बहुत छोटा सा है ना, वो भी 90 डिग्री पे है, तो थोरेक्स प्लस एब्डोमेन को मिला के, थोरेक्स प्लस एब्डोमेन को मिला के ऐसे 10 पेयर ना होल्स किए हुए हैं। ठीक है, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा है, 10 पेयर। अब इसका क्या काम है? एयर की एंट्री करवाना। अब यहां से बच्चे एयर करेगी एंट्री, एंट्री पे एयर को मिलेंगी लंबी लंबी ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे जाकर ब्रांचिंग करता है, छोटी छोटी पतली पतली फाइन ब्रांचिंग, जिसे कहते हैं ट्रैकियोल्स। ये जो ट्यूब आपको दिखी, ट्यूब को कहते हैं ट्रैकिया। इसके अंदर ब्रांचिंग दिखी, ब्रांचिंग को कहते हैं ट्रैकियोल। और ये ब्रांचिंग अंदर जाकर कॉकरोच के सेल्स में ओपन होती है और डायरेक्टली कॉकरोच के सेल को ऑक्सीजन देती है, और उससे बेटा, उससे बच्चे CO2 बाहर ले लेती है। उसको ऑक्सीजन देना और उसको CO2 लेने का काम, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज। ट्रैकियोल का बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके साथ गैसेस का डायरेक्ट एक्सचेंज है, डायरेक्ट एक्सचेंज है। और डायरेक्ट एक्सचेंज कैसे है? डिफ्यूजन से, कुछ अलग मैकेनिज्म नहीं है। डिफ्यूजन, हाई टू लो गैस जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 आएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज होती है।
क्या ये होल्स हमेशा खुले रहते हैं? नहीं, यहाँ पे स्फिंक्चर होते हैं, स्फिंक्चर इनको रेगुलेट करते हैं। स्पाइरल को रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्चर है। लंबी लंबी ट्यूब है ट्रैकिया, ट्रैकिया की ब्रांचिंग को बोलते हैं ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से गैस जाती है डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन। ये जो एयर का पैसेज वे है, इससे पीवाईक्यू आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये आपको डिटेल में सिखाया है कि अगर कॉकरोच के पास एयर आई है तो उसका पैसेज बताइए, मतलब किस किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको क्या बोलेंगे, पहले स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से सेल। याद रखना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर कोई आपसे सीक्वेंस पूछे तो पहले स्पाइरिकल से एयर आएगी, स्पाइरिकल से ट्रैकिया, ट्रैकिया में उसको आगे जाकर ट्रैक्यूल्स दिखेंगे, ट्रैक्यूल से सीधा सेल। कहीं पर भी याद रखना ऑप्शन में बीच में ब्लड नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी ऑक्सीजन आती है हम एल्वियोली से एक्सचेंज कर कर ब्लड को देते हैं, फिर वो ब्लड हमारी बॉडी में घूमता है, हमको ऑक्सीजन देता है। कॉकरोच में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ब्लड को बीच में वो लेते ही नहीं, वो डायरेक्ट सेल पर एक्सचेंज करते हैं। तो सीधा ट्रैक्यूल से सेल में डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाता है। तो आपको इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा जी, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, पतली पतली ट्यूब्स हैं। आपको 10 पेयर होल्स मिलेंगे जिन्हें स्पाइरिकल कहते हैं, जो बॉडी के लेटरल साइड पे मतलब दोनों तरफ है। और कितने हैं, 10 पेयर स्पाइरिकल्स, इनको याद रखिएगा। स्पाइरिकल्स की ओपनिंग पे स्फिंक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ट्रैकिया आगे ट्रैकियोल में डिवाइडेड है। पूरी बॉडी से जो एयर है, पूरी बॉडी से एयर है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल बॉडी पार्ट्स, एयर से जो भी ऑक्सीजन है वो सब बॉडी पार्ट्स को देने का काम ट्रैक्यूल का है। और ट्रैक्यूल से ये एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से। यही चीज मैंने आपको बताई थी, यही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सांस कैसे लेता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने सब देख लिया। फिर क्या आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट नाम मैल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का काम करेगा। तो ग्लैंड्यूलर सेल है, ग्लैंड्स भी हैं वहां पे, और सीलिया भी प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए। काम क्या करता है, जितना भी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट बना, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल उसे कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहाँ था, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, वहां से वो उसको दे देता है हाइंडगट को, हाइंडगट रेक्टम और एनस से बॉडी के बाहर। काम तमाम। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है कि क्या एक्सक्रीट करते हैं कॉकरोच, तो यूरिक एसिड। उन्होंने सोडियम यूरिकेट कर एक ऑप्शन दिया था। तो याद रखना, ये यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, ये यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। और उस यूरिक एसिड को यूरिकेट भी कहा जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू ने यूरिकेट लिखकर कंफ्यूज कर दिया, 8 एसिड के लिए ही यूज होता है, ठीक है। यूरिकोटेलिक है, नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ बॉडी के बाहर। क्या सिर्फ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का काम करते हैं और कुछ नहीं है इनके पास, ऐसा नहीं है। इनके पास कुछ फैट बॉडीज होती हैं, कुछ नेफ्रोसाइट्स हैं, कुछ यूरिकोज ग्लैंड्स हैं, वो भी इनके अंदर एक्सक्रीशन का काम करते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन आया। इतनी छोटी छोटी चीजें और हर चीज से क्वेश्चन था। यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, नेफ्रॉन तो हो गया ना एक्सक्रीशन में, तो आप वहां से याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, इनका नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में क्या है, हमारे पास सीएनएस है, पीएनएस है, फिर हम एएनएस की भी बात करते हैं। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है और बहुत सारी नर्व्स निकल रहे हैं। ये बेचारे प्रिमिटिव हैं, इतने एडवांस ये है नहीं कि अलग से ब्रेन हो, अलग से स्पाइनल कॉर्ड हो। तो इनके अंदर देखा गया कि बेटा गैंग्लिया प्रेजेंट है। गैंग्लिया किसे कहते हैं, कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसके अंदर सेल बॉडी के गुच्छे की बात कर रहे हैं, एक्सोन और डेंड्राइट की बात नहीं कर रहे, सेल बॉडी के गुच्छे की बात करें, दैट इज गैंग्लिया। इनके पास गैंग्लिया पूरी बॉडी में। देर इज अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। अगर ये कॉकरोच की बॉडी है जिसमें 3 थोरेक्स के सेगमेंट है, 10 एब्डोमेन के सेगमेंट है, तो आपको हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ गैंग्लिया डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। इनका दिल कहाँ था बेटा, डोर्सल साइड। इनका नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, वेंट्रल साइड। ये भी हम एनिमल किंगडम में याद करते हैं कि अगर आप कभी भी नर्वस सिस्टम या नर्व कोड की बात करें, तो हमारी नर्व कोड डोर्सल है, होलो है, सिंगल। किसी भी नॉन कोडेट की वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है, डबल होती है। तो इनके पास नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे होता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वेंट्रल साइड या बेली साइड, भी पेट वाली साइड, यहाँ पर इनका प्रेजेंट, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम दिखता कैसे, पूरे नर्वस सिस्टम में कुछ नहीं, ले दे के गैंग्लिया है जो अलग अलग सेगमेंट में प्रेजेंट है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कॉकरोच ड्रॉ करूं, कि ये मान लेते हैं मेरा कॉकरोच है ठीक है, ये इसके अंदर सेगमेंट्स है, थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं, गैंग्लिया है, पूरी बॉडी में है ही गैंग्लिया, और गैंग्लिया तो ऐसे गुच्छे हैं। तो अब ये कह रहे हैं गैंग्लिया को ज्वाइन करने के लिए इनके पास वेंट्रल साइड पर एक लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव है जो कि इनको ज्वाइन करता है। पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव है जो कि इन गैंग्लिया को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ये गैंग्लिया पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। थोरेक्स के 3 सेगमेंट, हर में एक प्रेजेंट होता है, 3 गैंग्लिया। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है पर 6 गैंग्लिया। ये डेटा आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बेटा। थोरेक्स में कितने गैंग्लिया, 3। एब्डोमेन में कितने, 6। सब एक लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि इनका नर्वस सिस्टम पूरा वेंट्रल साइड पे है, बेली साइड पे है। मैम क्या इनके पास ब्रेन होता है, बेटा कुछ गैंग्लिया इनके हेड में देखा गया है।
एक गैंग्लिया इनकी हेड में देखा गया जिसका नाम है सुप्रा ईसोफिजियल गैंग्लिया, क्योंकि ईसोफेगस के ऊपर है, तो इनके हेड वाले रीजन में एक गैंग्लिया है जिसका नाम है सुप्रा ईसोफिजियल गैंग्लिया, और वही इनके अंदर ब्रेन का काम करता है। उसमें से न्यूरॉन निकलते हैं, वो ऊपर हेड वाले रीजन में एंटीना और कंपाउंड आइज को जाते हैं। ठीक है, क्या नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में है या सिर्फ हेड में है? नहीं, हेड में तो बहुत लिटिल है, बाकी का सारा नर्वस सिस्टम इनकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इनका नर्वस सिस्टम कैसे दिखता है? गैंग्लिया की फॉर्म में दिखता है। क्या गैंग्लिया हर सेगमेंट में है? हाँ, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में देखने को मिलती है। गैंग्लिया को ज्वाइन करने के लिए एक वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल कमीशर है, इसीलिए कहते हैं इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। क्या इनके पास ब्रेन है? जो इनके हेड में गैंग्लिया होता है, थोरेक्स में 3, एब्डोमेन में 6, इनके हेड में एक गैंग्लिया होता है, उसे बोलते हैं सुपरा इसोफिजियल गैंग्लिया, वो इनका ब्रेन है, और उसमें से निकल वाले न्यूरॉन इनके एंटीना और कंपाउंड आइज को जाते हैं। एक लाइन लिखी है कि अगर आप कॉकरोच का सर काट दो, एकदम धड़ से अलग कर दो, तब भी वो 1 हफ्ता तक बढ़िया जिंदा रह लेता है। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम जो उसको रेगुलेट करता था वो सिर्फ सिर में नहीं था, हेड में तो बहुत लिटिल होता है, बाकी सारा बॉडी में था, तो रेगुलेट करने के लिए सारी चीजें थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, आपने हेड काट दिया तो एंटीना खत्म, एंटीना खत्म तो वो कुछ लोकेट नहीं कर पा रहा, फूड पार्ट नहीं है, खाना नहीं खा पा रहा। तो इस केस में जब डेथ होती है, वो डेथ होती है बेटा भूखे मर जाने से, स्टारवेशन। अदरवाइज वो जिंदा रह लेगा। ऐसा नहीं है कि उसका ब्रेन सब कुछ रेगुलेट करता था, नहीं, ब्रेन के नाम पे सुपरा इसोफिजियल गैंग्लिया थी, पर इनकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम था, और इसीलिए ये 1 हफ्ते तक बढ़िया अपने आप को रेगुलेट कर रहे थे। पर भूख लगेगी तो फिर मर जाएगा ना इंसान, तो स्टारवेशन से कॉकरोच भी मर जाता है। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, हमारे पास टेस्ट के लिए टंग है, स्मेल के लिए, नोज है, विजन के लिए, आईज है, हियरिंग के लिए, ईयर्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इनके पास भी सेंस ऑर्गन्स है, इनके पास इनका एंटीना इनको पूरा एनवायरनमेंट सेंस करने में मदद करता है। इनकी कंपाउंड आइज की बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है, इनको नॉक्टर्नल विजन देते हैं। इनके पास जो मैंडिबल और मैक्सिला प्रेजेंट है बेटा, इनके पास मैक्सिलरी पैल्प्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेंस ऑर्गन है। लेब्रम और लेबियम, तो लेबियल पैल्प्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इनके पास मैक्सिला पर भी पैल्प्स हैं, लेबिया पर भी पैल्प्स हैं, और जो 10th सेगमेंट पर दोनों में मेल और फीमेल एनल सर्काई, वो भी इनका सेंस ऑर्गन है, इसलिए वो दोनों के पास प्रेजेंट है। तो एंटेना, आईज, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प और एनल सर्काई, इनके 5 मेजर सेंस ऑर्गन है। हालांकि एनसीईआरटी ने एटसेट्रा लिखा कि और भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। आपने मेजर बेटा सारे के सारे सिस्टम्स यहाँ पर कर लिए, लास्ट बचा है आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कॉकरोच हमारे डायोशियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग है, सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और हमें देखने से भी पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि मेल के पास एनल एनल स्टाइल है, जो फीमेल के पास 10th सेगमेंट पर है नहीं। पहले आपको क्या दिखा रहे हैं हम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप यहाँ पर इसको दोबारा से अच्छे से देख लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या फर्क होगा मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेल के पास टेस्टिस होगी, फीमेल के पास ओवरी होगी। टेस्टिस भी 1 पेयर होती है, ओवरी भी 1 पेयर होती है। डिफरेंस क्या है? सेगमेंट का। टेस्टिस बहुत लंबी नहीं है, ये 4th से 6th सेगमेंट पे, एक बार इसको देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टेस्टिस है बेटा, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपके पास टेस्टिस है, आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, तो ये 4th, 5th और 6th सेगमेंट में इनकी टेस्टिस है। 1 पेयर है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। टेस्टिस में क्या होगा आप मुझे बताइए? स्पर्म बनेगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब टेस्टिस से ये स्पर्म बने और स्पर्म बन के इस ट्यूब में आए, इस ट्यूब का नाम क्या है? वास डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे हमने अपने अंदर पढ़ा है, वैसे ही इनके अंदर स्पर्म्स आ जाएंगे वास डिफरेंस में। ये ट्यूब आगे जाकर आप देखेंगे एंट्री कर रही है इस चीज में, और इसको क्या कहा गया है? सेमिनल वेसिकल। तो इनके पास भी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, जो कि क्या करता है? सिक्रीशन करेगा अलग अलग तरीके की। उस सिक्रीशन की वजह से पहले थोड़ी देर के लिए स्पर्म्स को स्टोर करेगा, मेच्योर करेगा, सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन की वजह से सारे स्पर्म्स एक दूसरे से ग्लू टुगेदर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर। फिर यहां से आप देखेंगे कि सेमिनल वेसिकल्स के अंदर यहाँ पर एक और एक्सेसरी ग्लैंड दिख रहा है आपको, जिसे फैलिक ग्लैंड कहते हैं, ये रहा फैलिक ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ पे स्पर्म बाहर आएंगे, बाहर आने के लिए उनके पास क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट से स्पर्म आएंगे बाहर, यहाँ पर इन्होंने मार्क नहीं कर रखा, पर जिस पोर से स्पर्म बाहर आते हैं बच्चे, उसे कहा जाता है मेल गोनोपोर। मेल के पास भी अपना जेनाइटल पोर है, अपना गोनोपोर है, जहां से स्पर्म बाहर आते हैं। ठीक है, आपको ये फैलोमियर दिख रहा है, लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, बहुत सारे फैलोमियर दिख रहे हैं। फैलोमियर क्या होते हैं? फैलोमियर क्या होते हैं? फैलोमियर मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस के अंदर मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पिनिस होती है, वैसे ही ये मेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। लेफ्ट साइड में फैलोमियर है, वेंट्रल फैलोमियर है,
राइट फेलोमियर है, इसको गोनैपोफाइसिस भी कहते हैं, इसी को गोनैपोफाइसिस भी कहते हैं। इसका काम क्या है? कॉप्यूलेशन के टाइम फीमेल को पकड़ना, फीमेल को पकड़ के रखना ताकि इंसेमिनेशन हो सके, ताकि स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री करवाई जा सके इजैक्यूलेशन के बाद। तो ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया ये फीमेल को पकड़ने का काम करता है। मेल है, एनल सर्काई तो होगा ही होगा, एनल स्टाइल भी होगा, एनल स्टाइल को ही कॉर्डल स्टाइल भी बोला हुआ है। तो आई होप मेल क्लियर हो गया। दोबारा से देखो, टेस्टिस था 1 पेयर 4th और 6th सेगमेंट में। टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, स्पर्म फॉर्मेशन किया और किसको दिया? वास डिफरेंस को। ये रहा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से वो आया सेमिनल वेसिकल्स में, ये रहा सेमिनल वेसिकल जहां पर सिक्रीशन गया होगा। सेमिनल वेसिकल्स का काम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सेमिनल वेसिकल का काम होता है स्पर्म को थोड़ी देर स्टोर करना प्लस सिक्रीशन डालना। उस सिक्रीशन से सारे स्पर्म एक दूसरे से ग्लू हो जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है स्पर्मेटोफोर। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे मेल कॉकरोच इजैक्यूलेशन में ये सारे चिपके हुए स्पर्म को ही इजैक्यूलेट करता है। दिस स्पर्मेटोफोर आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम गोनोपोर ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। जब कॉप्यूलेशन होगी तो अपने मेल गोनोपोर से ये मेल सारे के सारे ग्लूड स्पर्म बाहर भेजता है, यानी स्पर्मेटोफोर बाहर भेजता है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल आए, सेमिनल वेसिकल से बाहर आएगी इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट से बाहर जाने के लिए गोनोपोर। आपको एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड दिखेगा जो कि ये छोटू सा ग्लैंड है। ये 4 to 6 सेगमेंट खत्म होने के बाद 6th और 7th सेगमेंट पर होता है। इसे फैलिक ग्लैंड कहते हैं, ये मेल का एक्सेसरी ग्लैंड है। ये जो आपको यहाँ पर ये फैलिक ग्लैंड दिख रहा है, फैलिक ग्लैंड दिख रहा है। ठीक है, तो 4 to 6 पे टेस्टिस खत्म होने के बाद 6th और 7th सेगमेंट पर फैलिक ग्लैंड होता है। यहाँ आपको 3D इमेजिन नहीं होगा पर ये 6-7 पर है। मशरूम शेप्ड है, मेल का एक्सेसरी ग्लैंड है। मेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया में ये सारे के सारे फैलोमियर्स आ रहे हैं। फैलोमियर का ही दूसरा नाम गोनैपोफाइसिस होता है। ये काइटिन का बना हुआ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और गोनोपोर के आसपास है, क्योंकि उसको पता है उसको फीमेल को पकड़ना है और गोनोपोर में से जैसे ही इजैक्यूलेशन होगा वो फीमेल बॉडी में एंटर करना चाहिए। तो इसके मान लेते हैं ये गोनोपोर है, यहां से बाहर आ रहे स्पर्म, इसके आसपास बहुत सारे फैलोमियर है, काइटिन के बने हुए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। उन्हें आप गोनैपोफाइसिस भी कह सकते हो, उन्हें आप फैलोमियर भी कह सकते हो। आई होप ये चीजें हमको क्लियर हो रही हैं। तो हमने फैलिक ग्लैंड पढ़ लिया, हमने एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ लिया, हमने सीक्वेंस पढ़ लिया कि स्पर्म कैसे बाहर जाएंगे। क्या मेल के पास जेनाइटल पाउच होता है? जी हाँ, एब्डोमेन में पढ़ाया था मैंने आपको, काफी नीचे होता है। 9th वाला स्टर्ना, 9th और 10th वाला टर्गा, ये तीनों मिलाकर इनके अंदर इनका जेनाइटल पाउच बनाते हैं। और उसके अंदर क्या क्या आता है? डोर्सल साइड पे इनका एनस, वेंट्रल साइड पे इनका गोनोपोर जिसे जेनाइटल पोर कहते हैं, और इनके गोनैपोफाइसिस। तो जो भी चीजें बाहर की तरफ दिख रही है, गोनोपोर है, गोनैपोफाइसिस है, एनस है, ये इनका जेनाइटल पाउच बनाते हैं। जेनाइटल पाउच में वो चीजें आएंगी बेटा जो इनको कॉपुलेशन में मदद करने वाली है। तो इनके कॉपुलेशन में क्या क्या है, या उस हिस्से में जहां से कॉपुलेशन हो रहा है क्या क्या दिख रहा है आपको? वेंट्रल साइड में आपको गोनोपोर और गोनैपोफाइसिस दिख रहे हैं और डोर्सल साइड में एनस है, मेल हो गया। सिमिलरली आपको फीमेल दिखाई देती है। फीमेल के अंदर 1 पेयर ओवरी है, जैसे वहां 1 पेयर टेस्टिस था, या 1 पेयर ओवरी है। टेस्टिस साइज में छोटा है, 4, 5, 6 3 सेगमेंट में खत्म हो जाता है। ओवरी बड़ी है, सेकंड से 6th सेगमेंट, सेकंड से 6th सेगमेंट जितनी बड़ी ओवरी है। टेस्टिस का काम था स्पर्म बनाना, ओवरी का काम है एग बनाना। हमने देखा कि ओवरी के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल है, कितनी? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल, जिन्हें ओवरियोल भी कहते हैं। और इनके अंदर डेवलपिंग ओवा है, मतलब एग बन रहा है। जैसे वहां स्पर्म बनता है, यहाँ एग बन रहा है। कितने ओवरियोल है? 2 ओवरी है। इस ओवरी में भी 8 ओवरियोल्स है या ओवरियोन ट्यूब्यूल्स है, और इस वाली में भी 8 है, तो टोटल 16 है। और लंबे लंबे ओवा या एग यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, टेस्टिस के आगे कौन लेके जाता था? वास डिफरेंस। ओवरी से आगे इन एग्स को कौन लेके जाएगा? ओविडक्ट, सीधी सी बात है। तो एग बना के किसको दिया जाएगा? ओविडक्ट। यहां से एक अलग ओविडक्ट आएगी, यहां से एक अलग ओविडक्ट आएगी, ये दोनों ओविडक्ट जुड़ जाएंगी, जुड़ के ये बनाएंगी कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट को ही इनकी वजाइना का, फीमेल्स में ये जो कॉमन ओविडक्ट है इसे ही इनकी वजाइना कहा जाता है। एक एक चीज देखो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फीमेल क्या करेगी? एग बनाएगी और एग अपनी वजाइना में रिलीज कर देगी, तो कॉमन ओविडक्ट में वजाइना। ठीक है, तो कहाँ थे हम? ये कॉमन ओविडक्ट को इनकी वजाइना कहा जाता है, और ये वजाइना में अपने एग को रिलीज कर देती है। अब एग्स यहाँ पर हैं और वो वेट करें फर्टिलाइजेशन के लिए, पर फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ इनके वेस्टिब्यूलम में। ये इनका जेनाइटल चेम्बर होता है फीमेल का। फीमेल क्या करती है बेटा? यहाँ पर अपना एग लाती है, यहाँ पर अपना एग लाती है। ठीक है, बढ़िया। और वो यहाँ से वजाइना से अपना एग इस पोर्शन में लेकर आएगी। अब कॉप्यूलेशन होगा, कॉप्यूलेशन होगा तो मेल अपने स्पर्म्स रिलीज करेगा। मेल स्पर्म्स कैसे रिलीज करेगा? स्पर्मेटोफोर, चिपके हुए स्पर्म्स देगा। फीमेल के पास अब थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो इसी 6th सेगमेंट में 1 पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। 1 पेयर स्पर्मेथिका, ये स्पर्म का स्टोरेज ऑर्गन है। इसका काम होता है कॉप्यूलेशन के दौरान, जैसे कॉप्यूलेशन होगा
तो मेल क्या करेगा, ये देखो गोनैपोफाइसिस यानी फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया, मेल क्या करेगा, फीमेल के अंदर स्पर्म्स रिलीज करेगा। ये स्पर्म्स कहाँ पहुंच जाएंगे, स्पर्मेथिका के पास, यहाँ पे स्पर्मेथिका उन स्पर्म्स को रिसीव करता है, कुछ देर मेंटेन करता है, स्टोर करके रखता है, और जब उसको लगेगा कि जरूरत है या अब मुझे फर्टिलाइजेशन करना है तो वो अपनी मर्जी से इन स्पर्म्स को रिलीज करता है। तो देखो बहुत बढ़िया तरीका है। उसने कॉपुलेशन कर लिया, कॉपुलेशन करके इस सिक्स्थ सेगमेंट में वन पेयर स्पर्मेथिका था, स्पर्मेथिका ने स्टोर कर लिए स्पर्म्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ वजाइना में जो एग बने थे वो एग यहाँ नीचे आएंगे, और यहाँ स्पर्मेथिका के पास तो स्पर्म है ही, उसने कॉपुलेशन में ले लिए थे। इधर स्पर्मेथिका की ओपनिंग होती है, स्पर्मेथिकल पोर, दो ग्लैंड दिख रहे हैं आपको ऐसे फैली हुई लीव्स जैसे, इनका नाम है कोलेट्रल ग्लैंड। जैसे मेल में फैलिक ग्लैंड था ना, एक्सेसरी ग्लैंड, वैसे फीमेल के पास अपना कोलेट्रल ग्लैंड होता है। तो ये फीमेल के कोलेट्रल ग्लैंड, इनकी भी ओपनिंग यहाँ पर है। ये जो स्पर्मेथिका है जिसने स्पर्म स्टोर करके रखे हुए थे कॉपुलेशन के, इसकी भी ओपनिंग यहाँ पर है, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस भी है। अब क्या होता है, ये एग्स बेटा यहाँ से कॉमन ओविडक्ट से आते हैं नीचे, स्पर्मेथिका के पास स्पर्म्स थे, उसने ले लिए थे, वो यहाँ से स्पर्म्स करेगी रिलीज, इस एरिया में स्पर्म्स और एग्स मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं वेस्टिब्यूलम में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बनते हैं वो बनते हैं फर्टिलाइज्ड एग। अब ये नॉर्मल एग नहीं है, ये फर्टिलाइज्ड एग है। इन फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर कवरिंग लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इनको ले करना है। हम वीवी पेरिस तो है नहीं कॉकरोच, ओवी पेरिस है, उसको एग ले करना है, तो वो एग ऐसे तो ले करेगी नहीं क्योंकि बाहर बहुत डर है, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो वो एग के ऊपर कवरिंग लगाते हैं, उस कवरिंग को कहते हैं ऊथिका, और वो कवरिंग कौन बनाता है, कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड का काम यही है, ऊथिका बनाना, कवरिंग बनाना। उन्होंने देखा कि यहाँ पर बेटा एग फर्टिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, एक एग फर्टिलाइज हो गया, दूसरा एग फर्टिलाइज हो गया, तीसरा एग फर्टिलाइज हो गया, कुछ 4 5 6 7 एग यहाँ पर फर्टिलाइज हो गए। कुछ सेट्स ऑफ एग जो यहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं उनके बाहर एक साथ एक ऊथिका बनता है। ऐसा कहते हैं हम कि एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 एग्स होते हैं। कौन से एग्स हैं, ये फर्टिलाइज्ड। कौन से एग्स हैं, ये फर्टिलाइज्ड। एग्स का फर्टिलाइजेशन हो गया तो कोलेट्रल ग्लैंड 14 to 16 एग्स को एक पैकिंग में पैक कर देती है, इतनी मेहनत नहीं कर रही। एक पैकिंग बनाई ऊथिका, उसमें 14 to 16 एग्स डाल दिए, और ऐसे कितने ऊथिका एक फीमेल रिलीज करती है, 9 to 10, और हर में 14 to 16 है, तो 140 160 के अराउंड बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे 10 ऊथिका प्रेजेंट होते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ओवरी है वन पेयर, एक एरी एक एरी, थोड़ी लंबी है, 2nd to 6th सेगमेंट, दोनों ओवरी में ट्यूब्स है, कितनी है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है, यहां से क्वेश्चन आता है, और हर किसी के अंदर ओवा डेवलप हो रहा है। दोनों के पास अपनी अपनी ओविडक्ट है, दोनों साइड की ओविडक्ट जुड़ती है, एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाती है, उसे ही वजाइना कहते हैं। वजाइना से वो जो एग है वो आ जाता है जेनाइटल चेम्बर में। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ये फीमेल का जेनाइटल चेम्बर या जेनाइटल पाउच है। फीमेल के जेनाइटल पाउच में उसके स्पर्मेथिका की ओपनिंग है, उसके कोलेट्रल ग्लैंड की ओपनिंग है, और उसका खुद का फीमेल गोनोपोर है। मेल में क्या क्या था, मेल के पास डोर्सल साइड पे एनस था, वेंट्रल साइड पे अपना गोनोपोर और गोनापोफाइसिस था। फीमेल के अंदर डायग्राम से याद रखना कि ये इसका चेंबर है, तो इसके चेंबर में ये वन पेयर स्पर्मेथिका, इसकी भी ओपनिंग है, ये दोनों कोलेट्रल ग्लैंड, इसकी भी ओपनिंग, और फीमेल का खुद का गोनोपोर भी प्रेजेंट है, जहां से स्पर्म की एंट्री हुई होगी वो भी तो यहीं पर प्रेजेंट है। तो ये तीनों चीजें फीमेल का जेनाइटल चेंबर बना। अब वजाइना से एग यहाँ पर आता है, स्पर्मेथिका वन पेयर 6 सेगमेंट पर था और इसने स्टोर कर रखे थे स्पर्म, ये रिलीज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, कोलेटरल ग्लैंड ऊथिका की कवरिंग लगा देगा, 14 to 16 एग्स पे ऊथिका की कवरिंग लगा देता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर आपको याद है 7th 8th और 9th स्टर्ना मिलकर इनका जेनाइटल चेंबर बनाते हैं। स्पर्म्स कॉपुलेशन के दौरान फीमेल बॉडी में आएंगे, चिपके हुए आएंगे सारे के सारे स्पर्मेटोफोर। कौन ले लेगा उनको, स्पर्मेथिका, ये स्पर्मेथिका अपने अपने स्टैक में इनको भर लेगा स्पर्म्स को, और जब रिलीज करना होगा फर्टिलाइजेशन के दौरान तब इनको रिलीज कर देता है, ठीक है। ऊथिका क्या है, ऊथिका एक कैप्सूल है, जो एग फर्टिलाइज हो गया ले करने से पहले उस पे कैप्सूल की कवरिंग लगाएंगे हम। ये ऊथिका कितना बड़ा होता है, 8 मिलीमीटर के लगभग। एक 8 मिलीमीटर के ऊथिका में 14 to 16 एग्स हमने डाले होते हैं और एक ही कवरिंग उन पर चढ़ाई होती है। रेड ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है। एग कहाँ लेके आ जाते हैं, उनको कहीं भी छोटा सा कोई होल मिल रहा है, कोई क्रेविसेस मिल रहे हैं, कहीं भी क्रैक मिल रहा है, वहां वो अपने एग ले कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता है हवा वगैरह से बचे रहेंगे, उनको सेफ साइड दिखती है, प्रोटेक्शन दिखती है। प्लस वो ढूंढते हैं ऐसा एरिया जहां ह्यूमिडिटी हो और आसपास फूड सोर्स हो, वहां पर अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को छोड़ देंगे, वो एग्स ग्रो करेंगे, ऊथिका ब्रेक करेगा, नए छोटे छोटे कॉकरोच निकल के बाहर आ जाएंगे। कितने, एक ऊथिका में कितने, 14 to 16 एग्स, और एक फीमेल ऐसे 10 ऊथिका रिलीज कर सकती है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे तो उनमें से क्या निकलेगा, स्टेजेस निकलेंगे। क्या वो जो बच्चा पैदा होगा वो सीधा एक एडल्ट कॉकरोच होगा, नहीं, मेटामॉर्फोसिस मिलता है, मेटाबॉलिक डेवलपमेंट होती है। इनके अंदर होलो मेटाबोलस नहीं है कि मैं बोलूं कि लार्वा एकदम अलग था, एडल्ट एकदम अलग है, नहीं।
इनकी डेवलपमेंट होती है पैरोमेटाबोलस। पैरोमेटाबोलस का मतलब होता है कि एक निम्फ स्टेज आएगी बीच में, पर वो निम्फ अपने एडल्ट जैसा बहुत दिखता होगा, बहुत हद तक दिखता होगा। आप कभी छोटू साइज का कॉकरोच देखना, बेबी कॉकरोच, निम्फ कॉकरोच, और बड़े साइज का कॉकरोच देखना, एडल्ट कॉकरोच, शक्ल बहुत हद तक सेम है, मॉर्फोलॉजी बहुत हद तक सेम है। तो इस ऐसी डेवलपमेंट जहां एक निम्फ स्टेज आई जरूर, पर वो बहुत हद तक एडल्ट जैसी थी, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ गया, उसको बोलते हैं पैरोमेटाबोलस। बटरफ्लाई में होती है बेटा होलो मेटाबोलस। कैटरपिलर कितना अलग दिखता है और बटरफ्लाई कैसी दिखती है, वो कंप्लीट डेवलपमेंट है, वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, उसको बोलते हैं होलो मेटाबोलस। कॉकरोच में दिखती है पैरोमेटाबोलस। ठीक है, एक निम्फ आती है, उससे एडल्ट बनता है। निम्फ और एडल्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बस ये कि एडल्ट बनने से 2 स्टेज पहले, नेक्स्ट टू लास्ट स्टेज, विंग पैड्स बनने शुरू हो जाते हैं और एडल्ट के अंदर विंग्स है। तो मतलब मेन फर्क सिर्फ इतना है कि निम्फ और एडल्ट में एडल्ट के पास विंग्स है, निम्फ के पास नहीं है। ये मेन फर्क है, ये मेन फर्क है। ठीक है, उसके सिवा बहुत सेम है। अब निम्फ से एडल्ट बनने के लिए ऊपर वाली कवरिंग उतारनी पड़ेगी, तभी साइज बढ़ेगा। टाइटिन की कवरिंग उतारनी पड़ेगी, है ना। एक्डाइसिस जो हम पढ़ते भी हैं एनिमल किंगडम के अंदर, तो कवरिंग उतारेगा और एडल्ट कॉकरोच बनेगा। क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि कितनी मोल्टिंग, 13। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, डेवलपमेंट कैसी, पैरामेटाबोलस, डिफरेंस किसका, विंग पैड्स का, मोल्टिंग कितनी, 13। क्वेश्चन इन दोनों से आ सकते हैं बेटा कि एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स होते हैं और एक फीमेल ऐसे 10 ऊथिका रिलीज कर देती है। सोचो ये एक उसने रेड ब्राउन कलर का ऊथिका रिलीज किया होगा, ऐसी उसने स्ट्रॉन्ग सी मोटी सी कवरिंग बनाई होगी, जिसके अंदर उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्स को सेफ रखा हुआ है, और ऐसे 10 ऊथिका उसने रिलीज की। ऊथिका की सिक्रीशन किसने की, कोलेट्रल ग्लैंड ने। जेनाइटल चेंबर याद रखना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। मेल में 9th स्टर्ना, 9th और 10th टर्गा जेनाइटल चेंबर बनाते हैं, फीमेल में 7th 8th 9th स्टर्ना बनाते हैं। कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट फैक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट टॉपिक था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, ये पेस्ट है। खाना खराब करते हैं, उसे कंटेमिनेट करते हैं, उस पर अपना एक्सक्रीटा डाल देते हैं जिसमें स्मेल है यूरिक एसिड की, और ये बहुत सारी बैक्टीरिया वाली डिसीजेस भी हमको करते हैं। तो कोई काम के तो ये है नहीं, गंदगी मचा रहे हैं हर जगह, बट क्या करें, अब है जिंदा ऑर्गेनिज्म है तो रहते हैं हमारे साथ, रहे। ठीक है, इनफैक्ट कहा जाता है जहां जहां ह्यूमन है वहां वहां कॉकरोच है, वहां तक फैला हुआ है कॉकरोच। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉकरोच भी हो जाता है खत्म। 2 एडिशनल टॉपिक्स जो अब आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। कीप लर्निंग, बाकी टॉपिक्स भी यहाँ पर आप सर के साथ कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।